डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास साइंस बुक से कंप्लीट सिलेबस लेके आए हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम मेनली एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। और इनको हम सोल्व करते टाइम ये नहीं कि डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल एक ही तरीका है और रटवा दिया, और उसी काफ़ी कुछ ऐसी आपको डीप से डीप बात, कॉन्सेप्चुअल बात, या फिर हम बोल सकते हैं लॉजिकल बात ऐसी बताई जाएगी कि आप एक क्वेश्चन को मतलब काफ़ी सारे फॉर्मूले लगा के और सिंपलेस्ट वे में भी आप उसको सोल्व कर सकते हो। कि 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन है तो आप किस तरीके से उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा सकते हो। इसके अलावा आप शॉर्ट एंड इफेक्टिव ढंग से भी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, वो हमने आज समझना है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं इस चैप्टर के, और वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस रहते हैं स्टेटमेंट वगैरह चेंज करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हालांकि एमसीक्यू ही है, और एमसीक्यू में आप क्या करते हो, मैक्सिमम ऑप्शन है वो देख लेते हो, हाँ भाई ठीक है इसका पीछे से देखा डी है या फिर ए है या जो भी है, लेकिन इनका एक सॉल्यूशन होता है। और ये क्वेश्चन है ना, आपको 2 या 3 मार्क्स में मिल सकते हैं। सॉल्यूशन करने के साथ आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन आप करके दिखाओ 2 मार्क्स में। तो आप फिजिक्स के 1 मार्क्स या एमसीक्यू क्वेश्चंस को इतना लाइटली मत लेके चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स में भी मिल सकते हैं। कुछ की कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होती है, वो आपको हो सकता है ज़्यादा मार्क्स में मिले, 4 मार्क्स तक भी मिल सकें। तो इस तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में है, सिंपली बोला हुआ है आपसे, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। एक भी जगह पे आपने चूक कर दी ना, वहीं से आपका आंसर है वो गलत हो सकता है। जैसे इसमें बोला है ए पीस ऑफ वायर, हमारे पास कोई एक वायर थी, उसको हमने क्या किया, पहले इसने बोला है इसका रेजिस्टेंस था आर, और इसको हमने 5 टुकड़ों में काट दिया। इस तरीके से हमने इसके क्या कर दिए, 5 पीसीज कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 पीसीज किए हैं। और दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड टू, या फिर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले ये क्या थे, सीरीज में थे, मान लो रेजिस्टेंस थे जो इनके क्या थे हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस, और इसने बोला है इक्वल पार्ट्स में कट किया है। तो वायर का जो रेजिस्टेंस आर था, तो ये हमने मान लिया ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। इस तरीके से रेजिस्टेंस हमारे पास ये अलग अलग आ चुके हैं, छोटी वैल्यू आ चुकी हैं। और इसको जब हमने ऐसे कट किया है, तो सिंपली इसको ये बोल रहा है कि सारे पीसीज को हमने किस में किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। और उसके बाद आपसे सिंपली पूछा हुआ है कि जो यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है, इस तरीके से पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या है, एक हमारा जो रेजिस्टेंस है, एक तो यहाँ पे आएगा RS। इसने बोला है कि इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। तो ये तो इसने बोल दिया कि पहले इसका रेजिस्टेंस क्या था, वो सिंपली R था, टोटल रेजिस्टेंस इसने बोल दिया ये R है। लेकिन अब जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो अब पैरेलल में हमने कनेक्ट किया, वो मानना इसने R डैश है। देन द रेशियो ऑफ, इसने बोला है किस किस का रेशियो, R एंड R डैश का रेशियो। तो ये सिंपली समझना, हमने जो R बोला है इसने ये RS का पूछा है आपसे, और R डैश है ये RP का पूछा है। और यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट है वो यूज करना है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें, पहले कितना था, टोटल R था, तो इसको 5 टुकड़ों में बांट दिया हमने, तो हर एक टुकड़े का कितना रहेगा, सिंपली हम बोल सकते हैं 5/R रहेगा। ये R1 है, ये R2 का भी क्या रहेगा 5/R, या फिर R/5, सॉरी क्या रहेगा R/5, 5वें हिस्से किए ना हमने, तो इस तरीके से हर एक का अपना अपना हिस्सा है वो आ जाएगा। सबका जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, सबका क्या रहेगा, पांचवा पांचवा हिस्सा आ जाएगा। वही बात है, मान लो कोई एक चीज़ थी, उसके हमने 4 हिस्से कर दिए, तो हर एक के हिस्से में कितने कितने आएंगे, मतलब 1/4 आएगा ना, इसमें 1/5 आएगा, या फिर R/5 आएगा। तो यहाँ पे हम जो RP है ना, वो क्या निकाल देंगे, सिंपली जितने भी रेजिस्टेंस है 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/R5, इस तरीके से 1/R5 है वो रख देंगे। अब सिंपली R S की तो वैल्यू इसने बोल दी R है, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो क्या रहेगी, यहाँ पे आएगी हमारी R1। R1 कितनी है, R/5 है, तो R/5 को लिखेंगे तो सिंपली ऊपर चला जाएगा ये,
यहाँ पे R1 है ना, R1 की वैल्यू क्या है, R/5, R नीचे रह जाएगा, 5 ऊपर, इस तरीके से 5/R 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 और जो भी है 5/R। और यहाँ पे हमारा जो LCM है वो कितना आएगा R, और सारी वैल्यू है वो हम जोड़ देंगे इस तरीके से। तो कितनी आएगी ऊपर 25/R, और ये क्या निकाल रहे हैं हम, RP मतलब R डैश निकाल रहे हैं। तो यहाँ से सिंपली R डैश की वैल्यू हमने निकाल दी है, मतलब 1/RP, फॉर्मूला क्या होता है 1/RP होता है ना। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, तो R डैश की वैल्यू है वो क्या रहेगी, इसका हम बोल सकते हैं कि सिंपली हमने यहाँ पे RP, यदि आपसे पूछा है RP या फिर R डैश आपसे पूछा है तो इसका उल्टा कर देंगे हम, क्या आ जाएगा R/25 आ जाएगा। अब जो रेजिस्टेंस आपसे पूछा है सिंपली वो क्या है, इनका रेशियो पूछा है RS का RP के साथ। RS का कितना था, R था, और उसका कितना है हमारा सिंपली R/25। 25 ऊपर चला गया, R के साथ R कट गया, तो कितना आ गया हमारा 25/1 या फिर ओनली 25 भी आप लिख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे है 1 मार्क क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा ट्रिकी करके दिया हुआ है कि हमने R टाइप की कोई उसका जो रेजिस्टेंस था ना, टोटल R था, और उसके हमने टुकड़े किए हैं, तो जाहिर सी बात है हर एक टुकड़े का जो रेजिस्टेंस है वो R/5 आएगा। तो R/5 करके हमने क्या निकालना है, सिंपली यहाँ पे R डैश या फिर हम बोल सकते हैं RP ही निकालने पे सारा खेल है, क्योंकि RS तो इसने दे दिया भाई, वो टोटल हमारा क्या है। और यदि सबको जोड़ोगे ना वहाँ से भी आपका यही आएगा R/5 R/5 R/5, 5 बार जोड़ दोगे ना तो सिंपली यदि इनको जोड़ के भी देख लो वो भी R ही आएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे सीरीज वाले रेजिस्टेंस की नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पे पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की। और वहीं पे आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, सिंपली लास्ट में हमारा जो 1/RP है ना वो आएगा 25/R, और फिर RP हम कैलकुलेट करेंगे तो अपोजिट आ जाएगा क्या, R/25। तो यहाँ पे जैसे हमने सिंपली R/25 की वैल्यू रखी थी ना, तो R तो यहाँ पे था ही, और 25 ऊपर चला जाएगा। तो यहीं पे खेल है, क्योंकि यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी रेशियो इधर से उधर कर दिया ना, तो वहाँ से आपकी देख लो यहाँ पे 1/25 भी हो सकता था। कब हो सकता था, जब आपसे R/R का पूछें। तो क्वेश्चन आपको चेंज हुए ही मिलेंगे ज़्यादातर जब भी आप एग्जाम में CBSE टाइप के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। हालांकि RBSE स्टेट बोर्ड में तो आपको डायरेक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि आपके MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है ना बुक में तो MCQ ही पूछे। देख सकते हो इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, तो 2 या 3 मार्क्स में भी आपका आ सकता है। तो जरूर नहीं आप रट के जाओ कि हाँ इसका D है तो यही आएगा। आया कैसे है, किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है वो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मैं इसके 2 पोर्शन बना लेते हैं, ये इस साइड कर लेंगे, और थर्ड है वो इस साइड रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन जरूरी है इनके, और एक भी आपने थोड़ी सी गड़बड़ी की वहीं से आपका क्वेश्चन है वो मिस्टेक हो सकता है। हालांकि पहले वाला तो जो क्वेश्चन है ईजिली हम कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने थर्ड पार्ट को अच्छे से समझा हो। तो थर्ड पार्ट में हमने स्पेशली वहाँ पे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, पावर के हमने 5 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, और ऐसे ही हीट के भी 5 फॉर्मूले जो हैं वो स्टडी किए थे। ऐसे ही यहाँ पे सिंपली आपसे क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर किस फॉर्मूले से है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, नोट पूछा है ना। तो सिंपली, और पावर के फॉर्मूले हमने सिंपली क्या पढ़ा था, VI एकमात्र, यदि यही भी फॉर्मूला आपको आता है ना इसी से बाकी फॉर्मूले बने थे। जैसे कि हमने यदि V की जगह हम इस फॉर्मूले में IR पुट कर देते हैं, तो IR और एक I पहले से ही था तो I²R है, ये बना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला क्या था, सिंपली यदि हमने I की जगह पे V/R है वो पुट कर दिया, तो V तो पहले से ही था और V/R है वो हमने अभी पुट किया है, तो P की जो एक और फॉर्मूला यहाँ पे V²/R है वो बन जाता है। तो ये फॉर्मूले देख लो आप, एक जगह पे I²R, एक जगह पे V/R, और एक ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे एक VI है, V²/R है और I² R है, तो ये फॉर्मूला कोई बनता नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बी रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। तो इसमें दिया हुआ आपसे P1 और V1 अलग अलग कंडीशन दी हुई है। तो पहले बोला है इसने कि 220 वोल्ट पे हमने जो बल्ब है वो पहले जलाया है, तो वो 100 वाट जो एनर्जी या पावर है उसके हिसाब से वो यूज कर रहा है, मतलब पावर। इसके बाद व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट
तो इसमें आप V1 V2 मान सकते हो। V1 220 है और ये कितना है 110 वोल्ट है। ये क्वेश्चन आप बहुत बार गड़बड़ी कर सकते हो, काफ़ी कुछ मिस्टेक इसमें आपके करने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहुंचा सकता है। जैसे एक बार हम पहले इसका सही तरीका है वो सोल्व करेंगे, उसके बाद गलती क्या कर सकते हो वो आपको बता दूंगा मैं, कि जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अब इसमें पावर की वैल्यू दी हुई है P1 इक्वल टू सिंपली 100 वाट, और यहाँ पे आपकी P2 है वो निकालनी है। अब कई बार हम सिंपल फॉर्मूला यूज करने की सोचते हैं कि जैसे VI यूज कर लिया इस फॉर्मूले में और यहाँ पे I की वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो कई बार हम डायरेक्ट भी निकालना की कोशिश करते हैं, उस केस में गड़बड़ी कर सकते हो। और एक बार गड़बड़ी कहाँ हो सकती है आपकी, सिंपली कि कई ये सोचते हैं कि जैसे इसमें वोल्टेज को 220 से 110 कर दिया तो पावर है जो उसको भी हम 100 से 50 वाट करें तो हमारा आंसर आ गया। ऐसा भी नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको आधा ही करो। अब इसमें क्या लगेगा आपका कॉन्सेप्ट, इसमें ये फॉर्मूला भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि हमारा जो बल्ब है ना वो हमने पहले जो 220 वोल्ट पे हमने यूज किया था, अब वो पहले सीरीज में था और अब वो पैरेलल में। इस तरीके से कंडीशन हो सकती है, चेंज भी हो। हालांकि इसने ये नहीं बोला कि पहले भी सीरीज में था अभी भी सीरीज में ही है, फिर तो हम एक अलग कॉन्सेप्ट है वो यूज करते। लेकिन यहाँ पे इसने वोल्टेज को हालांकि यहाँ पे चेंज कर दिया है। वोल्टेज पहले कितनी थी 220 या और यहाँ पे 110 वोल्टेज किया है, तो उस बेस पे सिंपली ही बात है कि यहाँ पे यदि आप करंट यदि सोचो भाई करंट यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तभी आप यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल के और यहाँ पे यूज कर सकते हो। और वोल्टेज की वैल्यू यदि यहाँ भी सेम होती और यहाँ भी सेम होती, फिर भी हम हो सकता है एक पार्टिकुलर फॉर्मूला है वो यूज कर पाते, क्योंकि इसमें पावर के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, एक तो V² होता है और एक I² है, ये फॉर्मूला भी होता है। इसके अलावा P इक्वल टू VI भी होता है। तो कई तो ये सोचते हैं कि सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे उस बेस पे हम आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं। इसमें इतनी कन्फर्मेशन इसने दी ही नहीं है कि वे कौन सी वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, आई की वैल्यू है वो भी चेंज हो सकती है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल को एक बार ये डिफाइन कर देता ना, फिर हम पार्टिकुलर एक वैल्यू यूज कर लेते कि वे कौन सी वैल्यू इसमें सेम है। तो जैसे मान लो V सेम रहती ना, फिर तो हम यही यूज कर लेते फॉर्मूला। और यदि बोलता है करंट सेम है, उस केस के लिए हम ये फॉर्मूला है वो डायरेक्ट यूज कर सकते थे। लेकिन अब हमको दोनों चीजों में कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो R है ना वो तो इसका कन्फर्म ही है। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है यूज तो एक ही डिवाइस कर रहे हैं ना, मैंने बोला था कि ये कंपोनेंट का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, तो R है। हम इस फॉर्मूले में से या इस कंडीशन में से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो R की वैल्यू इस साइड यूज करेंगे। और फॉर्मूला सिंपली कौन सा यूज करेंगे फिर हम, वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे R का फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा P का फॉर्मूला क्या होता है V²/R होता है। और सिंपली यहाँ पे यदि हम बात करें R की वैल्यू यदि हमको फाइंड आउट करनी है, इसमें R1 बल्कि R तो सेम ही रहेगा, इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, P1 और V1 लिख सकते हो। और इसमें भी हम सिंपली क्या करेंगे, फिर यदि हमको P2 निकालनी है ना, तो जो R यहाँ से आएगा वो हम क्या करेंगे V²/R है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या है आपका R की वैल्यू क्या आएगी V1² यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपली जो P है वो आ जाएगा V1² और अपॉन में P। तो V1² कितना है, सिंपली 220 इंटू 220 और उसके बाद नीचे है 100। तो इस तरीके से आप यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 484 ओम जो हमारा रेजिस्टेंस आया है। उसके बाद जो ये वैल्यू आई है ना यहाँ पे, वो हमने कहाँ पुट करनी है, R की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। V² कितना है 110 और R की वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो यूज कर लेंगे हम। और सिंपली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे किस पे 11 पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी सिंपली आपकी, यदि हम बात करें या फिर 11 पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 44 और यहाँ पे आएगा 10। इसी तरीके से 11 में फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 4। और 4 को जब हम इसको कट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे 5 आएगी और यहाँ भी 5, तो 25 आपका वाट है वो आंसर देखने को मिलेगा। तो इस केस में सिंपली जो आपको फॉर्मूला है वो ये यूज करके चलना पड़ेगा।
और ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, अब कईयों के क्वेश्चन ये भी है कि भाई आई स्केयर आर वाला भी तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन आई की वैल्यू है कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे है ही नहीं है। वैल्यू किस किस चीज़ की है, वी की और पी की है, वो फॉर्मूला ही हमको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये फॉर्मूले में आई हमारे पास नहीं है और आर की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। अब आर की वैल्यू जैसे इसमें हमने इजीली निकाल ली, क्योंकि इसमें फॉर्मूला कौन सा था, वी स्केयर बाय आर था, तो वी और पी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट थी। और गलती क्या कर सकते मैंने बता दिया, आप इजी सा फॉर्मूला यदि ये यूज करोगे ना, यहाँ से आपकी वैल्यू है ना वो यही आएगी। आप खुद भी सॉल्व करके देख लो कि इस कंडीशन में से आप आई की वैल्यू निकालोगे और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे ना, तो आपका 50 ही आंसर आएगा। गलतियाँ ये बार बार कर सकते हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की कोशिश की है कि आपको आर की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसने कंडीशन फिक्स नहीं की है। पहली बात तो भाई ये दोनों फॉर्मूले, फिर भी कंडीशन के बाद भी जैसे दो फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट बैठेगा, क्योंकि v की वैल्यू दी है, i की वैल्यू देता ना इसमें, तो फिर हम इस फॉर्मूले के साथ चलते। और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, ये याद रखना। सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, वी स्केयर बाय आर या फिर आई स्केयर आर वाला ही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये क्यों नहीं यूज किया, i की वैल्यू नहीं थी, v वाला क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू दी हुई थी। बस गड़बड़ी इसी से करोगे कि ये वी आई का फॉर्मूला यूज करते आप 50 निकाल के आओगे, और निकलेगा ये 50 भी आपका, और कहीं डायरेक्ट भी निकाल के आएंगे वो भी 50 आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है ये, 2 या 3 नंबर में आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको बारीकियों पे ध्यान रखना है, कितनी सारी पॉसिबिलिटी बनती है। गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां यदि आप पहले प्रैक्टिस में कर लोगे ना, वो एग्जाम में नहीं करके आओगे। वरना डायरेक्ट आप यदि क्वेश्चन पेपर में ये गलतियां करके आओगे ना, तो वहां से तो कोई सोल्यूशन भी नहीं है ना। इसलिए काफ़ी सारी जितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई ये भी फॉर्मूला हम लगा के सोल्व तो कर सकते थे ना तो क्यों नहीं किया। क्वेश्चनिंग आप अपने से खुद से भी कर सकते हो। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा इसमें। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल है तो इसमें आर तो सेम ही है, रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर, मतलब इसने रेजिस्टिविटी का भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट किया है। मान लो एक का रेजिस्टेंस है वो आर है और सेम मटेरियल है, तो R1 और R2 यदि हम बात करें दोनों आर ही हैं इसके अंदर, दोनों सेम है। एंड देन इन पैरेलल, पहले तो इनको सीरीज में जोड़ा है तो RS निकाल लेंगे यहाँ से, फिर इनको क्या किया है पैरेलल में जोड़ा है, तो पैरेलल में हम सिंपली कैसे निकाल सकते हैं RP का फॉर्मूला 1/RP। ये भी पहले आपको 1 करना पड़ता है, यहाँ भी गलतियाँ कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे तब ये गलतियों पे ध्यान जाएगा और उसके बाद आप दोबारा नहीं करोगे। तो ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे R LCM ले लिया 1/1, 2/R है, और ये आ गया हमारा 1/RP, और RP का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे R/2। ये जरूर कर लेना आपने, RP जरूर निकाल के देखना है, क्योंकि कई बार हम डायरेक्ट ये रखते ही फिर भी हमारा रेशियो है, ये रेशियो वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर सकते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्टडी किया था, उसके बाद RS क्या है, ये तो सिंपल R + R = 2R है, वो आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास आ गए हैं, दोनों कंडीशन में क्या क्या आएंगे। उसके बाद एक कंडीशन जो जहाँ पे आप मार खाते हो वो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो कंडीशन इसने दी हुई है, इससे हमारा आंसर है वो फिक्स बनेगा। यदि ये सेम करंट आपको बोल देता, उससे आपका आंसर है वो बिल्कुल अपोजिट बन जाता। अब वही जो चीज़ें जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला किसका यूज करना है, आपसे बोला है हीट प्रोडक्शन का, H का फॉर्मूला यूज करना है। और H में और P में क्या फ़र्क है, बस सिंपली आपको पता है H = PT है। P के फॉर्मूले यदि आपको क्लियर है ना कौन कौन से हैं, P = VI, P = V²/R और I²R। तो ये हमारे P के फॉर्मूले। और H के फॉर्मूले में क्या फ़र्क होता है, H के फॉर्मूलों में सिंपली यहाँ पे VIT होता है, इसके अलावा H यहाँ पे V²/RT और यहाँ पे भी आपका I²RT, T आ जाता है, बस कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। इसके अलावा इसमें बोला है कि रेशो ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या रहेगा, सीरीज में क्या आएगा। पहले सीरीज का पूछा है ना, तो सिंपली इसने HS पूछा है और HP ये रेशो पूछा है। और यदि पैरेलल का पूछता तो HP आप ऊपर लिख दे, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम कनेक्ट करेंगे इन रेजिस्टेंस को क्या रहेगी कंडीशन। तो HS आप जब निकाल रहे हो तो जो भी फॉर्मूला यूज करोगे इसमें R वाला जो फॉर्मूला यूज करोगे ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसने
ये नहीं बोला हमारे पास। अब वोल्टेज का तो बोल दिया दोनों में सेम है, लेकिन करंट का तो कोई कंडीशन नहीं है ना इसमें, करंट की तो दी नहीं, तो करंट की तो हम कंडीशन इसमें यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा हम कौन से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं? इन दो फॉर्मूलोज में हमारे पास अब डाउट है कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब इनमें हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना है, अब आई स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज ये भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की कंडीशन इसने दे दी कि ये सेम है। तो एक ऐसा रेशियो जब हम निकाल रहे हैं, रेशियो निकालते टाइम जो चीज़ें जितने ज़्यादा कट सके ना आपस में, वो चीज़ें हम यूज करते हैं रेशियो निकालते टाइम। अब v की वैल्यू दोनों कंडीशन में इसने बोल दिया सेम है, उस केस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि ये करंट की बोल देता भी करंट के अमाउंट दोनों में सेम है, फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो ये चीज़ बड़ा आप ध्यान रखना, और सीबीएसई टाइप के जितने भी क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे तो उसमें ये चीज़ चेंज करके मिल सकती है आपको। तो ये है छोटी सी चीज़, लास्ट में दी हुई है, यहीं से आपकी गड़बड़ी है 1/4 या 4/1 है वो आ सकता है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सिंपली इसमें, जहाँ पे v वाला है। ये क्यों नहीं यूज कर सकते? करंट की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और ये भी क्यों नहीं यूज कर सकते वैल्यू, करंट की वैल्यू हमारे पास इसमें कुछ नहीं दी है। तो एक ही फॉर्मूला बचता है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? v स्क्वायर बाय r, और कौन सी कंडीशन है? s की कंडीशन यूज कर रहे हैं, और t है हमारे पास यहाँ पे, और नीचे लेनी है हमने v स्क्वायर बाय r p इंटू में t। तो t की भी कंडीशन इसमें क्या बोली हुई है, वो दोनों में इक्वल टाइम के लिए बोला हुआ है, क्योंकि टाइम की कंडीशन नहीं दे रखी ना, तो टाइम इसमें दोनों कंडीशन में इक्वली ही है, क्योंकि टाइम का तो एक अलग कोई फॉर्मूला बनता भी नहीं है। ज़्यादातर हम ये आई और वी पे ही आके उलझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। वो मैंने थोड़ा सा क्लियरिटी आपको देने की कोशिश की है। एच एस और एच पी निकाल रहे हैं हम, तो बाकी सारी वैल्यू तो आपकी हो जाएंगी कट। इसके बाद क्या बच जाएगी? आर एस है ना, ये बाई में था तो ये आर एस तो नीचे आ जाएगा, और ये आर पी है ये ऊपर चला जाएगा। तो जो रेशियो यहाँ पे एच एस है ना, अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे अब आर पी की वैल्यू क्या थी हमारी? 2/r था, और आर एस की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे आर पी की वैल्यू क्या है, वहाँ पे ये चीज़ यूज करनी है हम, ये यूज करके यही तो गड़बड़ी हम कई बार कर सकते हैं। तो r/2 है ना आर पी की वैल्यू, तो r/2, और उसके बाद सिंपली हम क्या यूज करेंगे इसमें? आर एस की वैल्यू। तो आर एस की वैल्यू क्या है? 2r है, 2r। यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे, आर पी इक्वल टू r/2, और आर एस की वैल्यू क्या है? 2r है। r के साथ r कट जाएगा तो 1/4 आपका आ जाएगा एच एस बाई एच पी, मतलब 1/4। सीरीज का पूछा है ना पहले, तो 1/4 के साथ हम चले जाएंगे। क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ भी यदि आपने कर दी है, और ये वैल्यू पुट करते टाइम भी रेशियोज हैं वो आपके डगमगा सकते हैं। इसके अलावा हम कई बार इसमें ना डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये, और ये यूज करते ना आप, क्या बनती कंडीशन? जैसे इसमें बोला है एच एस अपॉन में एच पी, यही था ना सीरीज का। और ये फॉर्मूला जब आप यूज करते आई स्केयर आर टी, और इसमें आई स्केयर आर टी, और इसमें आप आई को आई के साथ कट कर देते, और इसमें सीरीज का ऊपर आ जाता है, पैरेलल का नीचे, और इस हिसाब से करते तो फॉर्मूला आर एस क्या था? 2r, और ये कितना था? r/2, और यहाँ से कट करते तो क्या आता? 4/1। ये 4/1 आ जाता आपका, लेकिन 4/1 आ गया तो आंसर ही आपका डी की तरफ चला जाएगा। ये कैसे आया है वो आपको समझना पड़ेगा कि यही फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया है। क्योंकि फॉर्मूले, हालांकि कई बार हम सॉल्यूशन देखते हैं तो टीचर एक रटा रटाया फार्मूला, या फिर कई बार हम भी स्टडी करते हैं तो एक ही रटा रटाया फार्मूला है वो देते हैं। ये नहीं माइंड में आता कि और फॉर्मूले हमने क्यों ये, हालांकि फॉर्मूले तो और भी थे ना इसमें। ये फॉर्मूला कई बार हमने गलती से भी यूज कर लिया तो रेशियो हमारा उसी टाइम चेंज। और ये गलतियां कब पता लगती हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हो। वैसे ही डायरेक्ट इनको पढ़ के चले जाओगे और ये क्वेश्चन आपका जैसे इस तरीके से काफ़ी एक्सप्लेनेटरी मिल जाता है तो 2-3 मार्क्स है आपके, वो आपके गए समझो आप, यदि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। बारीकियों पे ध्यान देना है कि स्टेटमेंट में दिया क्या है और कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक पार्टिकुलर फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का
रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर आपसे पूछा है कैसे जोड़ा जाता है। तो कैसे जोड़ते हैं ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। जो वोल्ट मीटर होता है उसको कनेक्ट किया जाता है सिंपली किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में। और जबकि बात करते हैं हम किसकी, एमीटर की, एमीटर को, ये क्वेश्चन आपके मीटर के नाम से पूछा जाए तो उसको हम जोड़ते हैं सीरीज में। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि कैसे जोड़ा जाता है। एक कॉपर वायर हैज, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉपर वायर से रिलेटेड। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm और इसको हम मीटर में बदलेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मीटर में ही निकालते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10⁻³ और इसके अलावा और भी आप आगे बढ़ो तो 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हो पॉइंट हटाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डायमीटर की बात चली है तो रेजिस्टिविटी की बात चली है तो जाहिर सी बात है हमको एरिया भी निकालना पड़ता है। फॉर्मूला पढ़ा था ना, रो इक्वल टू आर, सिंपली क्या आता है हमारा L/A, इस तरीके से आता है, या फिर A/L। तो यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रहेगा A/L, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, हमारा लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। और यहीं पर रेजिस्टिविटी आती है ना, तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी बढ़ सकते हो। तो रो का फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा RA/L। तो ऐसे इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्चुअल याद रखोगे ना तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो वहाँ से फॉर्मूला बना हमारे पास, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया किसका, डायमीटर दिया है तो सर्कल का एरिया, और इसके लिए हमको रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस क्या आएगी 5/2 इंटू 10⁻⁴। तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ है वो हमारी आ गई है रेडियस। एरिया के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्या रहेगा πr²/L। और पूछा क्या गया है इसमें, सिंपली ये देखो रेजिस्टिविटी इसने दी हुई है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू इसने ऑलरेडी दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने दी हुई है, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास, आर की वैल्यू है वो लिख सकते हैं हम कितना इसमें 10। अब ये आर और ये आर दोनों एक जैसे मत यूज करना, जब भी यूज कर रहे हो स्मॉल आर यूज करो रेडियस को, फिर क्योंकि आर इसमें रेजिस्टेंस का भी है। तो 100 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आप यूज कर सकते हो। 2.5 इंटू 10⁻⁴ इसका स्केयर करना है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी कैलकुलेशन करते टाइम। नीचे हमारा L है और सिंपली L निकालना है, रेजिस्टिविटी दी हुई है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू सिंपल हम यहाँ पे ले आएंगे। तो कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और यहाँ पे हमने L की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी। तो थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है और यहाँ पे यदि आप कैलकुलेशन करोगे ना इसकी तो क्या बनेगी यहाँ पे कैलकुलेशन, तो सिंपली ये जो वैल्यू है स्क्वायर करोगे जब आप इसका, या फिर जैसे 10 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 31.4 इंटू 2.5 का स्क्वायर करेंगे और 10⁻⁴ पावर है तो -8 हो जाएगा और नीचे कितना है सिंपली 1.6 मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ये तो सिंपल वैल्यू ही है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 तो -8 के साथ -8 ये तो कट आउट हो गया। अब हमको सिंपली सोल्व करना जो बचता है, ये वैल्यू बची है हमारे पास। इसके अलावा इसका यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो 6.25 बच जाता है और 1.6 है ये बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यदि आप डेसिमल हटाना चाहते हो तो वो हटा सकते हो। जैसे इसका जो डेसिमल है 10 नीचे आ जाएगा और इसका डेसिमल हटाएंगे तो सिंपली ये वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी। 10 है इसका ऊपर चला गया, 10 के साथ 10 कट गया है। अब सिंपली आपने इसको क्या निकालना है कैलकुलेट करके और जो रीडिंग है वो निकाल देनी है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और 16 से उसको डिवाइड कर देना है। वहाँ से तो आ जाएगी आपकी L की वैल्यू। थोड़ा कैलकुलेटिव है, निकाल के देख लेना आप, सिंपली कैलकुलेशन ही बची है। उसके बाद हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब यहाँ पे बोला है कितना रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ये नहीं पूछा कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ही आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती हैं। कितना चेंज होगा, कितना फर्क पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस पहले तो कितना दे रखा है इसने
हमारे पास 10 ओम है, और उसके बाद क्या कंडीशन दे दी इसने, डायमीटर इज डबल्ड। तो सेकंड कंडीशन में मतलब पहले हमारा रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था, तो नेक्स्ट कंडीशन में इसने चेंज पूछा है। चेंज तो कैसे निकालेंगे हम, पहले कितना था और बाद में जो हमारा आर डैश वो कितना आया है, उसी में फ़र्क निकालेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे। तो सिंपली जो आपका आर है जो 10 ओम है उसमें क्या बदलाव आया है, तो पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन क्या बोली है इसने, डायमीटर है जो अब हमारा वो डबल कर दिया है। पहले मतलब जो डायमीटर हमारा क्या था, जो भी कंडीशन थी उसमें अब जो डी है, पहले डी था ना, तो उस केस में अभी वो 2D कर दिया है। मान लो पहले D1 की कंडीशन आप यूज कर रहे थे, तो अब D2 है या D डैश है जो वो आपकी 2D हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करने की बजाय पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने समझ लेना है। वो कैसे, और वो थोड़ा आपको करना भी है इसको साथ में सोल्व। वो कैसे, जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल बाई ए होता है सिंपली। और रो एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आर को हम क्या लिख सकते हैं, रो एल पाई डी स्क्वायर बाय डी बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये चीज़ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आगे सोल्व करें तो रो एल अपॉन में पाई डी का स्क्वायर और बाय में 4 आ जाएगा। और उसके बाद और आगे बढ़ें तो हमारे पास आर की वैल्यू है जो फाइनली वो क्या मिलेगी, रो एल तो था ही, नीचे पाई डी स्क्वायर है और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। इस तरीके से ये हमारा जो आर है इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है डायमीटर की फॉर्म में, यदि हम इसको कन्वर्ट करके निकालें, क्योंकि इसमें डायमीटर की बात की है। या फिर आप सिंपली इसको रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो उस हिसाब से भी बढ़ सकते हो कि डायमीटर यदि डबल किया है तो रेडियस है वो भी क्या मिलेगी आपको, उस केस में डबल ही मिलेगी। लेकिन हम डायमीटर के कॉन्सेप्ट में हम स्टडी करेंगे। तो डायमीटर आपका एक आर हमारे पास जो पहले दी हुई है वैल्यू ये है। अब आर डैश जो कंडीशन है वो देखेंगे, तो आर डैश है वो क्या आएगी, सिंपली अब बोला इसमें डायमीटर को आपने डबल कर देना है। तो आप सीधी ये वैल्यू भी यूज कर सकते हो, वो क्या 4 रो एल, बाकी सारी कंडीशन तो सेम है तो एज इट इज हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो पाई है और जो डी है ना, डी ये 2D यूज करना है हमने, और अब लिया है स्क्वायर इस तरीके से। अब क्या होएगा अपना, सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4 रो एल अपॉन में यहाँ पे जो पाई 4D स्क्वायर, और डी ये 4 के साथ 4 कट गया हमारा, सिंपली क्या आया है रो एल अपॉन में पाई डी का स्क्वायर, ये आ गया आपका आर डैश। जो नया रेजिस्टेंस है ना वो इसके बराबर आएगा। पुराने वाले रेजिस्टेंस किसके बराबर आया है, ये वैल्यू, ये आपने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है भाई, नया रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि पुरानी की तो वैल्यू पता ही हमको। तो हम क्या करेंगे, जो आर डैश का हमने फॉर्मूला निकाला है ना और जो आर का निकाला है इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। और ये जिसकी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर रखा जाता है ताकि हम इसको सिंपली आगे लेके उस साइड में लेके सोल्व कर सकें। अब आर डैश की वैल्यू आपने ये ध्यान से पुट करनी है, रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर यही है। और आर की वैल्यू क्या है वो हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 4 रो एल अपॉन में वहाँ पे जो हमने कैलकुलेट की थी पाई डी स्क्वायर। अब यदि इस तरीके से सोल्व ना हो आपसे तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, आर डैश अपॉन में आर और पहले वैल्यू लिख लेंगे रो एल अपॉन में पाई डी स्क्वायर, और जब डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में करते हैं तो वैल्यू अपोजिट हो जाती है। मतलब ये ऊपर था ये नीचे था ना, तो जो ऊपर वाली कंडीशन है नीचे आ जाएगी, 4 रो एल और पाई डी स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो बाकी सारी वैल्यू तो आपकी जाएंगी कट, इसमें रो एल बच क्या जाएगी 1/4 है वो बच जाएगा आर डैश, और आर को हम उस साइड ले जाएंगे तो r/4। कहने का मतलब क्या है, जो r डैश आया है ना आपका वो क्या आया है हमारे 10/4 मतलब 2.5 आया है r डैश की वैल्यू। नया रेजिस्टेंस जो आया है वो r डैश आया, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी चला गया, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स तक ही आएगा, ये दिया है तो काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन आपको इसमें देनी पड़ सकती है, क्योंकि इसके पहले ही ये हमारा जो कैलकुलेटरी पोर्शन था वो काफ़ी कुछ था इसके अंदर। लेकिन इसके बाद की जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सी चीज़ें थी, फॉर्मूला यूज करके हमने सिंपल कंडीशन चेंज करके आर और आर डैश की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद सिंपली जो आर डैश हमारी आई है वो कितनी आई है 2.5, और आपसे चेंज पूछा ना तो चेंज तक भी निकाल के आना पड़ेगा आपको। चेंज कितना आएगा इसमें 10 - 2.5
तो 7.5 ओम का आपको चेंज है वो देखने को मिलेगा। तो आंसर आप यहाँ तक निकाल के छोड़ के आओगे, क्योंकि भाई एक बार 2.5 ही हमने निकालना था, लेकिन चेंज में आपसे पूछा है कितना बदलाव होएगा, वो पहले कितना था और बाद में कितना है रेजिस्टेंस, इस तरीके से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। दोबारा आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपली आपको जो वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं, किसकी एक टेबल दी हुई है, और इस टाइप की टेबल है ना जो हम ऑलरेडी ओम्स लॉ में कर भी चुके हैं, वही है। यहाँ पे एम्पियर की वैल्यू है वो दी हुई है, और उस तरीके से वोल्टेज की वैल्यू है वो भी आपकी दी हुई है। और यहाँ पे क्या करना है आपने, जो ग्राफ है वो बनाना है। तो इस तरीके से जो वोल्टेज है वो आप कहाँ ले सकते हो, यहाँ पे, और करंट की वैल्यू है वो हम देख रहे थे कि वोल्टेज जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाएंगे, जैसे देख सकते हो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना, इसी तरीके से, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। और ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना, तो वैल्यू के बेस पे प्लॉट करना है ग्राफ सिंपली। तो यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज की जो वैल्यू है 1.6, उसके बाद 3, तो इस तरीके से आपको वैल्यू अलग अलग दी हुई हैं। लेकिन हम जो ग्राफ का जो पैटर्न है वो लेके चल सकते हो आप, एक सिंपल। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी वैल्यू है वो ऐसी की ऐसी यूज कर लेते हैं, और 1.6 और 3.4 ऐसे यूज करेंगे, लेकिन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो कॉमन रखना है। 1.6 है तो यहाँ पे 3.2 लेना पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है कि आपको डायरेक्ट ग्राफ ना होगे, तो थोड़ा सा चेंजिंग आप अपने हिसाब से कर सको। तो इस तरीके से आपको चेंज है वो करते हुए जाना है। और उसके बाद 8.0, फिर उसके बाद 9.6, और ऐसे आपको जो वैल्यूज हैं वो कहाँ तक लेके जानी है, 13.2 जहाँ तक आता है। इस तरीके से ग्राफ की आपको प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है आपकी, वो देख सकते हो। 0.5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, इस तरीके से है। तो आप जो पैटर्न है वो ले सकते हो सिंपली, किसका, 1 का भी ले सकते हो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर सिंपली 4, ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन इसमें जो पहली वैल्यू आपको दी हुई है ना, 0.5 दी हुई है, इस तरीके से ही वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। तो 0.5 का कितना है, 1.6, तो आप सिंपली यहाँ पे है वो एक डॉट लगा सकते हो। उसके बाद कौन सी वैल्यू, 1, तो 1 के केस में आपके कितना दिया हुआ है, 3.4, तो 3.2 यहाँ है, तो लगभग इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट है वो लगा सकते हो। उसके बाद 2 पे कितना है, 6.7, तो 2 पे यदि ये 6.4 है तो 6.7 भी इसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि गैप भी तो हम देख सकते हैं ना 1.6 का है, तो यहाँ से आप लगभग, क्योंकि इतना कोई मिला के नहीं देखेगा, लगभग आपकी वैल्यू जो है वो सही रहनी चाहिए। तो इस तरीके का ग्राफ है वो आपको स्ट्रेट ही मिलेगा। लाइन है वो क्या रहेगी, स्ट्रेट। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, एक प्रकार का स्लोप होता है। और ग्राफ में जो स्लोप होता है ना, एक ढलान सी जो बनती है, एक वैल्यू है वो नीचे उतरती है ऊपर चढ़ती है, सिंपली वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली जो हमारी वैल्यू है, जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर को। और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, आर का फॉर्मूला हम v बाई आई करके भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो v कोई भी आप एक v उठा सकते हो, जैसे 0.5 हमने निकाल ली यहाँ पे, और i की वैल्यू, सॉरी i की वैल्यू ये 0.5, तो 0.5, और उसके बाद v की वैल्यू है 1.6, तो ये हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हैं। 16 को 5 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 3, उसके बाद 10, 3.2 है वो वैल्यू आपकी आ जाएगी, 3.2। इसके बाद यदि यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करें इसकी, वो कितनी आएगी, वो आपकी आएगी 1/3.4, सॉरी 3.4। इसके बाद कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, यदि हम कैलकुलेट करें इसकी अलग अलग कंडीशन में सबकी, तो 6.7/2। तो ऐसे मतलब अपोजिट करनी है वैल्यूज, ये कितनी आएगी, लगभग 3 यदि हम बात करें इसकी वैल्यू अब आपकी रहेगी 3.35, इस तरीके से वैल्यू है वो बड़ी है। मतलब एक हिसाब से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। उसके बाद यदि हम और आगे
एक और वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें, 10.2 को 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितनी आएगी, 3.4 के आसपास है वो वैल्यू आएगी। उसके बाद और यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये कितनी आएगी, 3.4 है वो वैल्यू आपकी आ रही है। तो ऐसे यदि आप कैलकुलेशन करते हो ना तो कुछ वैल्यूज हैं वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं हमको। तो सिंपली जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 3.2, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको 3.4 है वो आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो आपका 3.4 है वो ही आएगा। तो 3.4 के आसपास ही वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करके दिखानी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ 3.4 ही आ रही हैं, इसके आसपास ही हैं। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ, करंट की वैल्यू इसमें दी हुई है 2.5 मिली, एम का मतलब स्मॉल एम मिली होता है एम्पियर, और मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। मिली का मतलब होता ही -3 ही होता है 10⁻⁴। वोल्टेज इसमें दी हुई है सिंपली कितनी, 12 वोल्ट, और फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो V इक्वल टू आई आर वाला ही सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, V बाई आई, तो V 12 है, I कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻³ और माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो ये तो आ जाएगा प्लस का 3, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो सिंपली यहीं लिख देते हैं 25 इंटू एक और 10 ऊपर चला गया इसका, तो सिंपली हम कैलकुलेट कर लें हम इसको, तो कितना आएगा ये, हालांकि ये ऐसे कटेगा तो नहीं लेकिन हमको 120 आएगा ना ये 100। इसको सॉल्व करना चाहे तो इसको कर सकते हैं 5/5 और 2 ऊपर आ गया, तो सिंपली 24 को 5 से हमने डिवाइड करना है तो कितना आएगा यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, ये आपकी वैल्यू है वो आर की यहाँ पे आ जाती है। तो आर की वैल्यू ही पूछी थी, तो यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू सबसे ज़्यादा याद रखनी है, क्या करना है ये कन्वर्ट करके ज़रूर दिखाना है इसको, ठीक है। जब कन्वर्जन करोगे तभी आपकी वैल्यू इस टाइप से आएगी। कई बार हम ऐसा कैसा यूज करेंगे ना तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर 4.8 तक ही रह के आ जाएगी, क्योंकि मिली को एम्पियर में बदलना पड़ेगा, पहले मिली एम्पियर है ना, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू पुट करेंगे वहीं आप आगे सोल्व कर सकते हो। उसके बाद ए बैटरी ऑफ 9 वोल्टेज या वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर। एक बार तो ये सारी चीज़ें रजिस्टर्स को किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में, एंड हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि 12 ओम रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो होगा। और जब हम सीरीज की बात करते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है, जो ओवरऑल करंट होता है ना, वो सेम रहता है। आई की वैल्यू सेम रहती है, वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू है वो आपकी सेम मिलेगी, करंट की वैल्यू डिफरेंट। लेकिन सीरीज की बात की है तो जाहिर सी बात है करंट की वैल्यू हमने टोटल में से निकालनी है, और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, और रेजिस्टेंस है सीरीज में है तो आर एस सब वैल्यूज को जोड़ देंगे, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 एंड एक 12 भी दिया हुआ है साथ में। तो ये वैल्यू हम जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, लगभग 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 तो ये है, और इसको जोड़ेंगे तो 13.5 है वो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आपसे आई की वैल्यू सिंपली पूछी है तो फॉर्मूला लगाओ आप आई का, जैसे हमने इसमें आर का लगाया था ना, ऐसे ही हम आई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसकी कैलकुलेशन है, मैं आपको थोड़ा सा इसी पोर्शन में करके दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे बता देता हूँ कि जो वैल्यू है आपकी वो क्या आएगी, आई की वैल्यू पूछी है ना, तो आई इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 12 बोला इसने, कितना इसमें 9 दिया हुआ है, तो 9 अपॉन में 13.5। सिंपली इसको आपने सोल्व करना है, और या फिर हम बात करें इसका 10 ऊपर चला गया, 90 अपॉन 13.5 को 135 को सोल्व करोगे ना तो सिंपली आपकी आई की वैल्यू है यहाँ से सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला यदि आपसे लगने वाला आएगा ना तो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंटों में चली जाएगी, और वो थोड़ा सा आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसमें बस ये कन्फ्यूजिंग, ये कोई भी दे देता ना आपसे, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन को चेंज करके देगा तो ये पूछ लेगा 0.2 ओम
या फिर 0.3 ओम में से करंट कितना होएगा, तो वो सब में वैल्यू सेम ही है। तो हो सकता है चेंज करके दे दे, तो इसका ध्यान रखना। सीरीज में दे दिया जाए तो एक रजिस्टर का पूछे चाहे पूरा सर्किट का पूछे, करंट की वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर। तो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, मतलब इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक का 176 ओम रेजिस्टेंस है एक रजिस्टर का, और ये पैरेलल में हमने जोड़ने हैं। आर रिक्वायर्ड टू कैरी, मतलब आई की वैल्यू इसने दे दी है कितनी हमारे पास 5 एम्पियर, और वी की वैल्यू इसमें दे रखी है कितनी 220 वोल्ट। तो इसने सिंपल पूछा है कितने रजिस्टर्स लगेंगे, एन की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो कितने रजिस्टर लगेंगे पैरेलल में जब हम जोड़ेंगे। तो कई क्या करेंगे, बस इसी की आर की वैल्यू यूज करेंगे। तो एन कैसे निकालेंगे, तो एन का कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपसे पूछे हुए हैं। तो और पैरेलल की बात की है ना, तो पैरेलल में हम क्या करते हैं 1/RP जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कितने रेजिस्टेंस हो सकते हैं आपके 1 जैसे एक रेजिस्टेंस दे दिया ना इसने आर, तो हमारे पास कितने रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं हम, जितने भी होंगे वो 1 इस तरीके से आर, तो जितने हमने निकालने मान लो n/r तक हमने जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो सिंपली 1/RP है वो क्या है n/r है। एक ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने ही रजिस्टर हों चाहे वो लगेंगे क्या, एक ही रेजिस्टेंस हमको पता है ना, तो ऐसे तो निकालते हैं ना रजिस्टर, वो जो हम रेसिप्रोकल में लेके चलते हैं और सबको जोड़ देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। सिंपली इसमें जितने भी वैल्यू है ना उनको हम n मान लेंगे, भाई इतने सारे हमारे पास रजिस्टर लगे हुए हैं, तो एक रिलेशन नहीं आएगा। ये आरपी क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का जब ये पैरेलल में जोड़े हुए हैं। तो आरपी जब हम निकालें, टोटल रेजिस्टेंस निकालें सर्किट का, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आर पी है वो यहाँ से सिंपली क्या निकालेंगे हम, ये आर सिंगल का है और ये आर पी सबका है, ये याद रखना थोड़ा सा, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात इसमें यही है। तो इसमें आर पी की वैल्यू क्या रहेगी, ओम्स लॉ के हिसाब से V/I, तो V क्या है 220 बटे में 544 ओम, और उसके बाद जो ये वैल्यू है हमारे यहाँ पे यूज करेंगे 1/44 इक्वल टू n/r। तो r की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 176, तो ये वैल्यू भी हम पुट कर लेंगे 1/44 इक्वल टू n की वैल्यू हमने निकालनी है 176, और 176 इस साइड ले आएंगे तो ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, और n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 176 अपॉन में 44, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 रजिस्टर, n की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो ये n की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली आपको रिलेशन पता होना चाहिए, पहले तो ये रिलेशन ही इसमें मायने रखता है। और यहाँ से हम क्या करेंगे आरपी की वैल्यू निकालेंगे, तो एक आरपी अलग वैल्यू है इसमें, और जो आर है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक अलग है। तो 176 है वो आर की वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि इस तरीके से भी तो एक वैल्यू आएगी ना, यदि हम यहाँ से भी आर निकालेंगे तो इन्हीं दो आर का और सिंपली आर पी का जब रिलेशन आप निकालते हो तो यहीं पे एक एन की वैल्यू आपको यूज करनी होती है, नंबर ऑफ रजिस्टर, और यहाँ से आप सिंपली ये वैल्यू है फाइंड आउट कर सकते हो, n इज इक्वल टू 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी इसमें एक क्वेश्चन हमारा रहता है, सो हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर ईच ऑफ, 3 रजिस्टर हैं हमारे पास और 6 ओम है हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो ताकि ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन किस में किया था, सिंपली एक ब्लू बॉक्स क्वेश्चन में भी आया था कि हम कैसे उनको कनेक्ट करें। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक बारी हमको 9 ओम है, एक बारी 4 ओम, बाकी कॉम्बिनेशन आपके कितने भी हो सकते हैं वो आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो हमारे पास R1 R2 और R3 दिए हुए हैं, सिंपली 6 ओम है सारे के सारे। अब क्या करना है, सिंपली हमने इनको कनेक्ट करना है और कनेक्ट के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाने हैं, जिसकी वजह से एक तो R रेजिस्टेंस हमारा क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, और एक में कितना दिया हुआ है सिंपली आपसे 4। तो एक कंडीशन में आपसे पूछा है कि R की वैल्यू है ना वो 4 आनी चाहिए। तो इनको कनेक्शन करके आपने डायग्राम बेस पे दिखाना है, सिंपली 9 दिखाना है, मतलब हमने सारे के सारे तो पैरेलल में नहीं लगाने, पैरेलल में लगाओगे तो बहुत कम वैल्यू आएगी। काफ़ी कंडीशन बन सकती है, वहाँ भी आपने उसको अच्छे से समझा ना, तो यहाँ भी कंडीशन काफ़ी सारी बना के देख सकते हो। तो इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक को तो हम रखेंगे सीरीज में और 2 को रखेंगे यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल में, इस तरीके से हम यहाँ पे पैरेलल में रखेंगे। तो यहाँ पे जो 6 है और ये 6 वैल्यू है ना, ये तो आएगी हमारी, सिंपली क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे आर
P निकालना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू है ये हमारी 6 है ही है। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस है वो RS या फिर सिंपली एक R है जो हम निकाल रहे हैं। टोटल क्या है, पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन तो सीरीज में है, तो RS एक रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस का जो RP है वो निकालना पड़ेगा। मतलब अलग अलग दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, एक बारी पैरेलल में जोड़ रखे हैं और एक सिंगल रेजिस्टेंस या रजिस्टर आपका सीरीज में दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पहले तो RP निकालना है, कंफ्यूज ना होने के बजाय यहाँ पे RP का फॉर्मूला 1/RP से हम यूज करते हैं ना, 1/RP 1/6 1/6, तो क्या आ गया यहाँ पे 2/6, तो कितना आ गया 1/3, और RP की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। तो जो ये RP की वैल्यू यहाँ पे आई है ना, अब वैल्यू पुट कर देंगे 6 + 3 और ये आ गया आपका 9 ओम। इस तरीके से एक सीरीज में दो पैरेलल में ऐसे ये याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी हुई आपको 4 रेजिस्टेंस है वो या फिर 4 ओम है वो रेजिस्टेंस आना चाहिए। अब पहले तो आप क्या करो, इनको सबको एक बार क्या करो सीरीज में इसमें पैरेलल में जोड़ के देखो, क्योंकि सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 ओम ही आएगा, ये सबसे मैक्सिमम होता है। 4 ओम आपसे पूछा हुआ है, और 4 ओम की कंडीशन क्या रहती है ये बोल सकते हो आप एक हिसाब से। हमारे जो सबसे एक रेजिस्टेंस है ना, हालांकि छोटा तो नहीं बोल सकते, सारे रेजिस्टेंस हमारे 6 के हैं, तो वैल्यू आ रही है ये सबसे इन सबसे मतलब सब में कम आ रही है 4 ओम। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली यदि हम सबको एक बारी पैरेलल में जोड़ के देखें तो वहाँ से हम देख सकते हैं इस तरीके से। यदि हमने सबको पैरेलल में जोड़ दिया ना, 6 और 6, इनको क्या कर सकते हैं फिर 1/RP = 1/6 + 1/6 1/6, तो इस तरीके से तो निकालेंगे क्या आएगा 3/6 मतलब 2 आएगा। तो 2 तो नहीं पूछा इसने, 4 पूछा है, तो और क्या हम इसमें जो फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंडीशन बन सकती हैं। तो 2 आपसे पूछता तो यहाँ से ठीक हो जाता, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस को तो सीरीज में लगा देंगे। तो यहाँ पे 4 का पूछा ना, ये तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो काफ़ी सारी कंडीशन ये रफ में आप जब अरेंजमेंट करके देखोगे ना, तभी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली एक तरीका ये भी है कि 2 को हमने क्या कर दिया सीरीज में लगा दिया, और उसके बाद एक को हमने इन दोनों के पैरेलल में लगा दिया ऐसे। तो ये 6 और 6 और यहाँ पे क्या है 6 ओम है, तो ये दोनों क्या है सीरीज में है, और सारा कॉम्बिनेशन क्या है पैरेलल में है। तो सिंपल ये दो रेजिस्टेंस है, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे 12 ओम हो जाएंगे, और ये क्या है इसके पैरेलल में है, तो 1/RP वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1/R ये हम टोटल 1 मान लेंगे, मतलब एक यूनिट मान लेंगे इसको, तो 1/12 + 1/6, और इस तरीके से इनका एलसीएम आ गया 12, और उसके बाद यहाँ पे आ गया 1 + 2 = 3/12, और कितना आ गया 4 1/4, और RP की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 आ गई। तो कंडीशन तो आप कितने भी इसकी बना सकते हो, और हर एक कंडीशन में आपको एक अलग जो आंसर है वो देखने को मिलेगा, डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो इसको तो थोड़ा सा अरेंज करके आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हो कि किस किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपसे हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया वो वही का वही उठा के पेपर में पूछेंगे। वहाँ पे ऐसी कंडीशन जैसे 18 का पूछे तो उसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि 2 आ जाता ना, जैसे हमने अभी ट्राई करके देखा था, तो वो 2 का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कंडीशन तो कितनी भी हो सकती है ना, तो इनकी तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। उसके बाद सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंड टू बी यूज्ड, पावर दे रखी है इसमें 220 वोल्ट, ये वोल्टेज दे रखी है, सॉरी वोल्टेज है हमारे पास 220, और इसके अलावा आर रेटेड पावर दे रखी है इसमें 10 वाट। हाउ मैनी लैम्प्स, जैसे अभी था हाउ मैनी रजिस्टर्स, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला तो हमने क्या यूज करना पड़ेगा 1/RP = N/R, ये तो हमको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। अब इसमें वोल्टेज इसमें दे रखी है अलग से, क्या ये तो एक सिंगल की दे रखी है आर की, बस जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें है कि वहां पे तो आर की वैल्यू उसने दे दी थी 176, यहाँ पे ये दो वैल्यू है ना, एक सिंगल बल्ब के बारे में दे दिया भाई, उसके वो 220 वोल्ट पे काम कर रहा है और 10 वाट उसकी पावर है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्मूले में से तो निकालेंगे आर की वैल्यू, और आरपी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो जिस पावर सप्लाई से इसको जोड़ा हुआ है, तो उसकी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है, और आई कितना है यहाँ पे
5 एम्पियर। तो कंडीशन बिल्कुल सेम ही है, एज इट इज़ है। 10 नंबर क्वेश्चन के साथ आप मैच करके देख भी सकते हो इसमें। तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे भी आर की ही वैल्यू ही निकालेंगे। बस ये पता होना चाहिए कि इसमें आर पी, ये टोटल सर्किट की बात कर रखी है इसने, बोला है ना टोटल सर्किट, हाउ मैनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन अक्रॉस ए 2 वायर्स। तो ये इसने पूरे सर्किट की बात की हुई है और करंट की वैल्यू इसमें ये दी हुई है। और ये जो ऊपर वैल्यू दी है ये क्या दे रखी है, एक बल्ब के बारे में दिया हुआ है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड, मतलब इस पावर सप्लाई के साथ में, और जो इसकी पावर है वो 10 वाट है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास पी की वैल्यू वी स्केयर बाय आर होती है ना एक, तो इसमें हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वी स्केयर बाय पी। तो इस तरीके से वी स्केयर कितना है 220 बटे में, बल्कि 220 का मल्टीप्लिकेशन भी है और नीचे क्या है सिंपल 10 है, तो 10 ही हम यूज करेंगे। तो क्या रह जाएगी हमारी वैल्यू सिंपली 220 गुना में 22। इस तरीके से हमारे पास आर की वैल्यू है ना वो आ चुकी है। अब आर पी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये रिलेशन है ओम्स लॉ का, तो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, वी बाय आई का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 220 बटे में 5, तो ये कितना आ जाएगा सिंपली आपका, यहाँ पे जो आर पी की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 44 हमारा यहाँ पे ओम है, वो जो रेजिस्टेंस है वो आ चुका है। अब ये वैल्यू पुट करें तो हम जैसे 1/44 इक्वल टू एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, उसके बाद जो वैल्यू है 220 गुना में 22, और इसको क्या करेंगे एन की वैल्यू निकालनी है तो 220 गुना में 22 और इसके बाद 44 है। तो ये सिंपली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 2 पे कटेंगे तो 110, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सिंपली ये याद रखना है कौन सा फॉर्मूले से आरपी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये टोटल सर्किट की बात कर रहा है इसमें, और हर एक बल्ब है ना उसके बारे में बोल रहा है इसने कि वो इस कर सकता है। तो यहाँ से हम एक का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारी, ये जो भी वैल्यू आएगी ना, इसको चाहो तो आप सोल्व करके भी रख लो, वरना आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो। और एज इट इज यूज करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 110 या फिर 110, जो हमारे टोटल रजिस्टर या फिर टोटल लैंप है। 10 नंबर क्वेश्चन के साथ ही मैच करता है, मैंने बता दिया कितना कुछ इसके अंदर बदलाव आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू बी। तो V की वैल्यू है 220 वोल्ट, टू रेजिस्टेंस कोइल्स A एंड B, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब मान लो R1 और R2 है ना, दोनों इक्वल वैल्यू ही दी हुई है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम है, यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज, सेपरेटली भी यूज किया है, सीरीज भी यूज किया है और पैरेलल भी यूज किया है। तीन कंडीशन दे दी है इसने कॉमा लगा लगा के। तो व्हाट इज द करंट इन द 3 केसेस, तीनों में आपने कंडीशन में आई की वैल्यू निकालनी है, मतलब I1 निकालना है, इसके अलावा I2 निकालना है और इसके अलावा I3 की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, शुरुआत वाली कंडीशन में तो सेपरेटली बोला है ना, तो उस केस में तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो इसमें सब में V/R का ही लगेगा, V/R और V/R। चेंज क्या है इसमें, तो हम सिंपल R की वैल्यू यूज कर सकते हैं, इसने बोला सेपरेटली यूज करेंगे तो दोनों केस में V/R है ना, V तो 220 ही है सब में, ये आप 220 तो सब में याद रख सकते हो, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। बदलाव है इसमें बस रेजिस्टेंस में, क्योंकि रेजिस्टेंस को सेपरेटली यूज कर रहे हो तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आप कितनी, इसमें तो 24 यूज कर सकते हो। I1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब इसको सोल्व करोगे पॉइंटों में आएगी लगभग 12 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद और सोल्व करोगे तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 55, और इसको सोल्व कर लेना, उससे आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगी फिर I2, इसने बोला है कैसे सीरीज में, तो सीरीज में क्या करेंगे RS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल आपको RS यूज करना है और यहाँ पे RP यूज करना है। तो RS की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ दो, 24 + 24 = 48 या फिर 48, और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसकी सिंपली क्या 48, और 48 को आपने सिंपली सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 पे कट कर सकते हो, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 पे कट करेंगे तो कितना आएगा लगभग आपका 12। तो इसको सॉल्व कर दो
तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद पैरेलल में बोला है तो पैरेलल में 1/24 प्लस 1/24। इसमें तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते थे ना, इसमें तो डब्ल्यू है 24 तो यहाँ पे 48 है। इसके अलावा पहले वाली वैल्यू को सिंपली आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डबल हुआ था ना, तो ये पहले वाली वैल्यू का आप आधा भी करके लिख सकते हो, वो भी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 220 तो इसमें सेम ही है, तो यहाँ पे हमने 1/RP है वो निकाल देना है। तो 24 और 1 + 1 = 2, तो 2/24 और ये कितना आ जाएगा आपका 1/12। तो RP की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 12 आ गई है, तो 12 आपने यूज करना है सिंपली। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 110। तो यहाँ पे देखो सब में कितना रिलेशन आ रहा है। यदि हम और इसको आगे सोल्व करते हैं ना 3 पे, यहाँ पे आ गया 55, तो 55/3, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। मतलब जो पहले वाली वैल्यू थी ना उसका क्या है, लगभग डबल है। तो ये वैल्यू तो जो लास्ट वाली आएगी इसकी बोल सकते हो डबल है, और जो ये सेकंड वाली वैल्यू आई है ये इसकी आधी आई है। तो इस तरीके से आप सिंपली एक वैल्यू आपने निकालनी ना पहले वाली, उससे भी आप सिंपली बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। तो ऐसा हमेशा ध्यान रखो, इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाए ना, सिंपल रेजिस्टेंस हो, उस केस में जो भी वैल्यू आएगी, सीरीज वाले में 1/2R वाले केस में जो आपने आई की वैल्यू निकाली है ना, सिंपल मान लो इसमें जो सिंपल R लिया था, इसमें जो आई की वैल्यू निकाली है, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। RP वाले केस में क्या करना है आपने, सिंपली यहाँ पे क्या किया था हमने लास्ट में, आई की वैल्यू, जो आई की वैल्यू आई थी ना वो डबल आई थी, करंट है ना वो डबल बढ़ेगा आगे, तो वो तो सिंपली हमने पढ़ा भी है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होएगा, पैरेलल कंडीशन में रेजिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा ही होएगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू उससे आधी हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे आपको 2 सर्किट दिए हुए हैं जिसमें 6 वोल्ट बैटरी यूज की हुई है, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने 2 रजिस्टर यूज किए हुए हैं, 1 ओम एंड 2 ओम का रजिस्टर है। हालांकि इसने पूछा है केवल 2 ओम का ही, और इस केस में आपसे बोला हुआ है पैरेलल में हमने 2 रजिस्टर यूज किए हुए हैं, 2 ओम एंड 12 ओम। जो स्टेटमेंट ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, सिंपल ये 2 ओम आपने अलग से नहीं यूज करना है यहाँ पे, ये हालांकि यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है 2 ओम और इस कंडीशन में भी दिया हुआ है, और सिंपली बोला है कि जो पावर है ना वो कितनी आएगी, इस केस में कितनी है और यहाँ पे कितनी है, तो 2 कंडीशन अलग अलग बनेगी। यहाँ पे बोल सकते हैं हम एक पावर P1 यहाँ आएगा, एक P2 यहाँ आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो P के हमने पढ़े हैं, P = VI भी होता है, ये तो जब होता है जब दोनों ही चीज़ें हमारे पास हों केवल। इसके अलावा P = I² R होता है, और P = V²/R होता है। अब ये फॉर्मूला फर्स्ट तो हम यूज कर ही नहीं सकते, बात बचती है इन दोनों की। अब इनमें हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला किस में यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे समझने वाली बात है। अब I की वैल्यू यदि हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, हम बार बार पढ़ रहे हैं I की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, और वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे यदि हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको इसकी भी V1 निकालनी पड़ेगी, या फिर बोल सकते हो इसकी V2 निकालनी पड़ेगी, उसकी V1 निकालनी पड़ेगी, और फिर आप इसका निकाल सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट आप ये यूज नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि वोल्टेज है आपकी वो क्या रहेगी यहाँ पे 6 वोल्ट है ना, तो इस केस में ही पूछा है आपसे, टोटल नहीं पूछा, टोटल पूछता तो अलग बात थी, फिर तो हम 6 वोल्ट ही इसमें यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला हमारा ये यूज हो जाता। और उस केस में टोटल में फिर आपको ये सीरीज में है तो दोनों रजिस्टर जोड़ के ही पूछता सिंपली। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे थोड़ा सा खेल किया हुआ है आपके साथ, वो क्या कि भाई यहाँ पे 2 ओम का ही रेजिस्टेंस हमने यूज करना है, उसी की पावर है वो निकालनी है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या याद रखना पड़ेगा, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट है ना वो सेम है दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे V कितना है 6 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस है टोटल सर्किट का ही निकालना पड़ेगा पहले तो, मतलब R1 पहले वैसे लिख लो, R1 1 ओम है, R2 कितना है 2 ओम है, तो यहाँ पे RS आपको निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के कितना 3 ओम है वो निकाल लेंगे हम। उसके बाद निकालना पड़ेगा इसमें I। तो ये फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में तो हमको सिंपली पता है भाई ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा, फॉर्मूला के हिसाब से हमको आंसर निकालना है। फिजिक्स थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो जाता है, आपको कुछ कंडीशंस हैं वो याद रखनी
ठीक है। जैसे इसमें हमने कुछ कंडीशन है वो याद रखी है कि जो आई की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट वी का निकालोगे ना, अब कई सोचे भाई वी दिया हुआ है इसमें आर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें उसमें, लेकिन उसमें वी आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज की बात इसने आपको दे दी है यहाँ पे सीरीज कंफ्यूज करने के लिए कि सीरीज में तो जाहिर सी बात है करंट ही सेम होता है, तो पहले करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी टोटल सर्किट में कितना है। तो यहाँ से हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, वी बाय आर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और 6/3 इक्वल टू 2। तो एक बार तो हमने टोटल ही यूज किया है क्योंकि टोटल करंट निकालना पड़ेगा, और वो जो करंट आएगा ना टोटल सर्किट में जो चल रहा है वो इसमें से भी सेम है चल रहा है और उसमें भी सेम ही है। आई की वैल्यू है ना यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम है। तो इस तरीके से हम सिंपली क्या करेंगे, अब फॉर्मूला जो आई स्क्वायर आर वाला यूज करेंगे और यहाँ पे जो आई की वैल्यू क्या निकाली हमने 2 का स्क्वायर और आर, अब हमने टोटल नहीं यूज करना, अब हमने क्या यूज करना है, इसने बोला है 2 ओम का ही निकालना है। तो इस तरीके से 4 × 2 इक्वल टू 8 वाट, पावर है हमारी यहाँ पे 8 वाट है वो आ जाती है। अब आ जाते हैं हम किस पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। पैरेलल बोला ना इसने, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको पता है वोल्टेज रहती है सेम वोल्टेज, जब क्योंकि जब फॉर्मूला यूज करते हैं ना रजिस्टर के कॉम्बिनेशन आपको दिए जाते हैं डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन, उस केस में जो पावर के फॉर्मूले हैं ये दोनों के दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आंसर अलग अलग आएंगे। वो डिपेंड करेगा आपका कि कंडीशन क्या दी हुई है, और कंडीशन नहीं दी हो कई बार बोल देता है वोल्टेज सेम है, जैसे हमने जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन वहाँ किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया हुआ था तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो यहाँ पे भी जैसे इसने बोला वोल्टेज जैसे पैरेलल दिया ना तो वोल्टेज सेम ही है, V इक्वल टू हम 4 सीधा यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे V वाला फॉर्मूला एज इट इज यूज किया जा सकता है V²/R, और यहाँ पे टोटल R नहीं निकालने की जरूरत अब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जिसमें से पावर पूछी है केवल 2 की पूछी है और V कितना है इसमें 4 का स्क्वायर हम कर देंगे, R कितना है सिंपली ये है आपका 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16, तो 16/2 इक्वल टू 8 वाट है वो निकाल देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जितना दिखने में आसान लग रहा है उतना ही टिपिकल है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चेंज कैसे हो सकता है, टोटल सर्किट में से आपसे जब पूछे ना कि टोटल सर्किट में से कितना आएगा तो उस केस में भी आपको यहाँ पे आई निकाल के और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 2 यूज किया वहाँ पे 3 यूज करना पड़ेगा क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। यदि 1 का पूछता है इस केस में तो आपको यहाँ पे 1 यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को चेंज करने की इतनी सारी पॉसिबिलिटी है। इसी हिसाब से यहाँ पे भी आपसे ये चीज़ें हैं वो याद रखनी है कि क्या क्या चेंज किया जा सकता है। पैरेलल और सीरीज से ही कितनी सारी चीज़ें हैं एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 लैंप्स 1 रेटेड, 2 लैंप इसमें यूज किए हुए हैं और पैरेलल में जोड़े हुए हैं दोनों को हमने, और करंट पूछा है आपसे कितना करंट वो यूज कर रहे हैं पावर सप्लाई से जिसकी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। तो एक बात अभी हमने पढ़ी थी, ये दो चीजें इनको जोड़ के रखो, पैरेलल एंड सीरीज की बात। अब बात चल रही है सीरीज इसकी, पैरेलल की। पैरेलल में हमको पता है वोल्टेज रहती है सेम, वोल्टेज तो सेम है, हालांकि इसने दे भी रखा है कि दोनों हमारे पास सेम वोल्टेज पे ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब आई की वैल्यू वो डिफरेंट रहेगी, तो हमने फर्स्ट कंडीशन में एक आई निकालना पड़ेगा और दूसरी कंडीशन में भी एक अलग I2 की वैल्यू आएगी, और टोटल करंट आपसे पूछा है ना, टोटल करंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल I इक्वल टू I1 प्लस I2 है वो निकाल देंगे। तो I की वैल्यू ही आपको अलग अलग मिलेंगी, और I की वैल्यू क्या है इसमें, पावर और वोल्टेज दो चीज़ें दी हुई है ना, P1 V1 P2 V2, और इस तरीके से वैल्यू पहले तो लिखो, P1 की 100 वाट है, इसकी कितनी है 60 वाट है, बाकी दोनों वैल्यू यहाँ पे तो सेम है, ये नहीं बोलता तो भी हम लेके चल सकते थे। पैरेलल में जो एक वोल्टेज भी दे देता ना यहाँ पे ये केवल भी, तब भी हम निकाल सकते थे। तो उस बेस पे सिंपली हमने क्या करना, I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। P इक्वल टू वी वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो P बाई या P1/V1, तो 100/में 220, और इसको सोल्व करेंगे तो 5/11। इसको इतना ही रखो, पॉइंटों में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे अलग अलग नहीं पूछा हुआ, टोटल पूछा है ना, तो तभी हम इसको एक साथ ही सोल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है 60/220, 0 के साथ 0 कटा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 11, तो 3/11 है। उसके बाद यहाँ पे I जो टोटल है I1 प्लस I2 है वही निकालनी है ना, तो सिंपली क्या है 5/11 प्लस 3/11, तो 11 आ गया हमारा एलसीएम, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 प्लस 3 सिंपली 8/11,
और 8/11 को जब सोल्व करोगे तो कितने पे चलेगा, पॉइंट लगा के यदि जीरो लगाएं तो हम आगे, तो 0.72727 ऐसे ही चलेगा ये लगभग। तो उसके बाद आप सिंपली क्या निकाल सकते हो यहाँ पे 0.73। तो इस तरीके से जो वैल्यू है आपकी एम्पियर में वो आ जाएगी, आएगी। तो एक सिंपल तरीका तो ये है। इसके अलावा एक तरीका आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ से जब भी हम जैसे पैरेलल के कॉम्बिनेशन देखते हैं तो रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे R1 निकाल सकते हैं, यहाँ पे R2 निकाल सकते हैं, फिर आप R1 और R2 से RP वाली कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हो। और टोटल रेजिस्टेंस जब आप निकाल लेते हो तो वहाँ से भी I का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, I = V/R। तो R को तो हमको यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है पहली बात, क्योंकि इसमें वोल्टेज दोनों की सेम दी हुई है। और R कब इंक्लूड कर सकते थे, बाय चांस आपको अलग अलग यहाँ पे वोल्टेज दे ही हो, मान लो ये वोल्टेज अलग है ये अलग है, तो वहाँ पे R1 और R2 निकाल के फिर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और फिर मेन जो सप्लाई है वहाँ के वोल्टेज से उसको क्या करना पड़ता, फॉर्मूले में पुट करके I की वैल्यू निकालनी पड़ती। वरना आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ से R1 निकाल के यहाँ से R2 निकाल के RP यूज करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन सिंपलेस्ट वे में भी हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर। तो इजी सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ पे आपके एक तो टीवी का एग्जांपल दिया हुआ, एक टोस्टर का है, और इसमें आपसे पूछा है कौन सा ज़्यादा पावर यूज कर रहा है, और इसमें या एनर्जी, बल्कि एनर्जी कौन सा यूज करे, क्योंकि पावर तो इन्होंने दे ही रखी है, P1 दिया हुआ है, यहाँ पे P2 की वैल्यू है हमारे पास, और इसके अलावा टाइम की वैल्यू है। क्योंकि एनर्जी की बात आए तो हीट एनर्जी की बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहे कोई भी हो, फार्मूला हमारा एनर्जी का ही लगेगा, हीट एनर्जी का क्या है, पावर इनटू टाइम, सिंपल फार्मूला लगेगा ये दोनों केस में। तो यहाँ पे T1 मान लो, इसको T2 इस कंडीशन में मान लेंगे, P1 कितना है, सिंपली हमारे पास 250 वाट, और ये कितना है 1 आवर है, और यहाँ पे P2 कितना है 1200 वाट है, और ये कितना है 10 मिनट है। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला है वो यूज कर लेना है, H = P250 इंटू, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, यदि आप इसको सेकंड में बदलोगे तो 3600 क्या रहेगी सेकंड, और उसको आप किस में निकाल दोगे, फिर जूल में आएगी वो एनर्जी हमारी। सिंपल, जूल में तो बहुत ज़्यादा लेंथी वैल्यू आएगी। इसके अलावा हम एक वैल्यू है जो क्या यूज़ कर सकते हैं, किलोवाट आवर की भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए इसको किलोवाट आवर में बदलो, या फिर सिंपल वाट में बदलोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वाट है और यहाँ पे हावर है, तो कितना आ गया 250 वाट हावर, ये आपका आ गया हीट एनर्जी टीवी के केस में। और इसको किलोवाट आवर में बदलना होता है तो 0.25 किलोवाट आवर भी आप निकाल सकते हो, ये आपकी हीट एनर्जी आ गई टीवी केस में। ऐसे ही यहाँ पे अब इसका ध्यान रखना, आपने जो मिनट है ना इसको हावर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो यही कंपैरिजन करनी है ना लास्ट वाली, यदि जूल में निकालते तो इसको हम सिंपली सेकंड में बदल लेते। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हीट निकालेंगे पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है 1200 इंटू टाइम कितना है, अब इसको हावर्स में बदलना पड़ेगा, तो हावर्स में बदल लेते हैं, तो 1/6 हावर, तो 1/6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी ही रहेगी, कितना आ जाएगा आपका 200 वाट हावर है वो आ जाएगा हीट इस केस में। इसके अलावा किलोवाट आवर में बदलोगे तो लिख सकते हो 0.2 वाट आवर, तो यहाँ पे 0.25 आया है किलोवाट आवर, बल्कि किलोवाट आवर है ना, और यहाँ पे 0.2 किलोवाट आवर है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो कई बार हम इसको निकाल के छोड़ आते हैं, रियल में पूछा क्या है ये जरूर ध्यान रखना आपने। तो सिंपली टीवी यूज मोर एनर्जी, और कितनी यूज कर रहा है माइनस करके भी दिखा सकते हो आप, 250 में से 250 वाट आवर, या फिर 0.05 किलोवाट आवर भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, उसके बाद तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है, और इसका आपको सिंपली वैल्यू दी हुई है करंट की, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी है, रेजिस्टेंस की 8 ओम, और इसके अलावा करंट की वैल्यू है 15 एम्पियर। और इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आप गड़बड़ी कहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है
और टाइम दिया है तो आप सोचोगे कि यहाँ पे इसकी भी मल्टीप्लाई ही करनी है, कहीं ना कहीं इंक्लूजन है। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक चीज़ का फ़र्क थोड़ा सा किया हुआ है, इस वर्ड ने ही इस क्वेश्चन के आंसर को टोटली चेंज किया हुआ है। क्योंकि यदि आपने केवल हीट देख लिया, भाई हीट एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, पावर निकालोगे पहले, पावर की टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन इसने बोला है रेट एट विच, तो रेट ऑफ, ये दिया भी वो इलेक्ट्रिक पावर जब हम पढ़ते हैं, रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड, कोई भी एनर्जी जिस भी रेट से यूज होती है ना उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पावर ही निकालनी है हमने। और पावर कैसे निकालोगे आप, सिंपली फॉर्मूला है आई है और आर है, तो हम सिंपली आई स्केयर आर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई की मल्टीप्लाई मतलब 15 इंटू 15 इंटू 8, तो 225 इंटू 8 की मल्टीप्लाई आपने कर देनी है। फिर गड़बड़ी किस चीज़ में करोगे, कई बार आप इस 2 का भी मल्टीप्लाई करके आ जाते हो हीट निकालने के चक्कर में, लेकिन आपसे पूछा है यहाँ पे रेट। तो इसी भी चीज़ों में फिजिक्स में इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेटमेंट पे फोकस करो, पूछा क्या गया है और क्या क्या कंडीशन कहाँ पे दी हुई है। तो कंडीशन कई बार छोटी सी एक वर्ड भी दिया होता है ना, उसी से हमारा जो पूरा का पूरा आंसर है वो चेंज हो सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है इसमें, वाई इज द टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में जब भी हम पढ़ रहे थे इसकी कंडीशन क्या थी, एक तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट कम है, उस केस में तो हम यूज करते हैं फ्यूज। तो फ्यूज क्या है, ज़्यादा यदि उसमें से करंट फ्लो होगा तो वो पिघल जाता है मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से। लेकिन टंगस्टन के केस में हमको क्या करना पड़ता है, बल्ब में जब हम यूज करते हैं इसको, तो जब इसमें से करंट फ्लो होता है ना, ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से ये हीट हो जाता है, गर्म होता है, और गर्म करने की वजह से ग्लो करता है। तो हमने पर्पज किस चीज़ का यूज करना है इसमें, लाइट पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हीट एनर्जी ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उसके लिए वो टंगस्टन फिलामेंट हमारा ब्रेक ना हो, उस केस के लिए हम उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। वरना फ्यूज के बारे में आ जाता तो रेजिस्टेंस उसका भी हाई रहता है, थोड़ा नॉर्मल रहता है ये बोल सकते हैं, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो ब्रेक हो जाता है। तो यही इसके रीजन है, आपसे पूछा क्यों यूज करते हैं। इसके अलावा वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेज, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर भी चुके हैं कि जितने भी हीटिंग डिवाइसेज के जो भी एलिमेंट वगैरह होते हैं वो हम एलओए के ही क्यों बनाते हैं प्योर मेटल की बजाय, क्योंकि एलओए क्या होते हैं, एलओइज हैव मोर रेजिस्टेंस देन मेटल्स या प्योर मेटल्स। प्योर मेटल में तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन एलॉयज क्या हैं, कुछ पार्टिकुलर एलॉयज वो क्या है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो हीटिंग इफेक्ट का जब भी जिक्र आए ना, हीटिंग इफेक्ट का जिक्र आए, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस है वो सुपर हीरो बन जाता है। सिंपली याद रखो, उस केस में रेजिस्टेंस को आपको बढ़ा चढ़ा के बताना होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसके अलावा जो ज़्यादातर डिवाइसेज होती हैं हमारी, उनके अंदर रेजिस्टेंस है वो कम से कम रखा जाता है, और इसी रेजिस्टेंस के बेस पे हम डिफरेंट डिवाइसेज को अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट, घरेलू सर्किट में हम पैरेलल अरेंजमेंट ही क्यों यूज करते हैं, शुरुआत में हमने जिक्र किया था इसका। या फिर इसमें सीरीज का पूछा ना, सीरीज का क्यों नहीं यूज करते, तो सीरीज में वो सारी बातें नहीं होती जो पैरेलल में होती हैं। तो जैसे इसमें सीरीज में हमने जो खामी है वो बतानी है बिकॉज लगा के, बिकॉज इन सीरीज सर्किट इफ वन डिवाइस इज डेड या फिर नॉट वर्किंग देन अदर डिवाइसेस विल आल्सो नॉट वर्क, तो वो भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि सीरीज में है तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा जो हमारा करंट है वो क्या हो जाता है, सिंपली बात करें हम, वो इक्वली सप्लाई होगा, तो करंट विल बी सप्लाइड इक्वली, और इक्वली सप्लाइड होने की वजह से क्या होगा, सिंपली हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं वो ज़्यादा करंट यूज करती हैं और कुछ कम करंट यूज करती हैं। तो हो सकता है जो कम करंट यूज करने वाली डिवाइस है वो क्या करे, वो ज़्यादा हमारी ब्रेक हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इसके अलावा जो ज़्यादा करंट यूज करने वाली डिवाइस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वली सप्लाई होने की वजह से सम या फिर सम डिवाइसेज में
नॉट वर्क प्रॉपरली या एफिशिएंटली, ढंग से वो काम नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो रेजिस्टेंस विल गेट हायर, बहुत ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ओवरलोडिंग है वो भी देखने को मिले, क्योंकि ज़्यादा एक ही प्लग में जब हम ज़्यादा डिवाइसेज यूज करते हैं इसके वजह से भी ओवरलोडिंग हो सकता है। इसके अलावा जब आप बहुत सारे जो डिवाइसेज एक ही उसमें यूज करते हो उसकी वजह से वो क्या है फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे आपको कुछ लॉजिकल रीजन है वो बताने हैं यहाँ पे। इसके बाद हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स क्रॉस सेक्शन, ये आपका रिलेशन पूछा हुआ है कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इनवर्सली। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया की बात कर रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे डिफाइन होता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे बताना है ये रिलेशन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया या फिर ए, उसका मतलब क्या है, यदि एरिया आपका ज़्यादा होगा, इफ एरिया इज ग्रेटर या हायर देन रेजिस्टेंस विल बी लो, रेजिस्टेंस विल बी लो। और यदि इसी तरीके से रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, यदि एरिया आपका कम है। तो ये रिलेशन ही आपको इसमें बताना है। वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली इम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉपर तो बेस्ट कंडक्टर में आता है, ये एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर में आता है। तो वैसे भी लिख सकते हो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है गुड कंडक्टर, क्योंकि बिकॉज दीज प्रोवाइड लेस या फिर लीस्ट रेजिस्टेंस, बहुत ही कम रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप इनकी रेजिस्टिविटी भी बता सकते हो कि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो करंट है वो फ्लो होने देते हैं। मतलब हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं करना आपने। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर काफ़ी टिपिकल रहता है फिजिक्स में, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं ना वो थोड़े से मिक्स होके आते हैं, पैरेलल और सीरीज के हमने देखे हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो थोड़े ट्रिकी बन जाते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग काम करता है। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, और जितना जैसे मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था उस टाइम बता रहा था कि इसको किस किस तरीके से चेंज करके आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, और वो चेंजिंग पैटर्न आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पलर में जैसे सीबीएसई वाले बच्चे ट्राई करेंगे तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है ना, इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको समझाया गया है। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस की आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। हालांकि जो हमने लेंस और जो मिरर का चैप्टर किया था वहाँ पे लेंस और मिरर फॉर्मूले के बेस पे वो ज़्यादा टिपिकल कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे आपको ज़्यादा टिपिकल कंडीशन इस चैप्टर में देखने को मिलती हैं। तो इस टाइप के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती हैं आंसर्स तक अप्रोच करने की वो आपको ट्राई करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग सेशन है आपको चैनल पे लगातार प्रोवाइड होते रहेंगे। इसके बाद का जो चैप्टर है हमने वो भी 12 और 13 चैप्टर वो करना है। उसके बाद काफ़ी और इंटरेस्टिंग सेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो सेशन आपको पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।